नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। बिहार जैसा राज्य जो सबसे गरीब राज्य है, वहाँ पर लोगों को कांग्रेस आरजेडी का झगड़े पे इंटरेस्टेड है कि उन्हें ये इंटरेस्ट है कि उनके रोजगार कहाँ से आएंगे, शिक्षा क्या होगी। क्योंकि ये तो हम सब भी जानते हैं कि किसी भी प्रदेश या किसी भी देश की तरक्की का सबसे बड़ा बेस जो होता है वो होता है शिक्षा। शिक्षा जिस प्रदेश ने अपने आप मजबूत करी वो प्रदेश आगे बढ़ता है। उसके दो प्रदेश बड़े तगड़े एग्जाम्पल है, एक है केरल और एक है हिमाचल। दोनों राज्यों ने अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया और शिक्षा की वजह से ही आज इन दोनों राज्यों की पर कैपिटा कई अन्य राज्यों से बेहतरीन है, जबकि ये दोनों राज्यों से बड़े बड़े कई और राज्य हैं। तो बिहार में भी ज़रूरत इस वक्त किसकी है? कट्टे कनपट्टी की ज़रूरत है या शिक्षा की ज़रूरत है? भाइयों और बहनों, बिहार को एक बार फिर प्रगति करनी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी यहां बनने चाहिए। दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल यहां बनने चाहिए। बिहार दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग का सेंटर बनना चाहिए, इंडस्ट्री का सेंटर बनना चाहिए। यह नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की बस की नहीं है। नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते। नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। जैसे टीवी का चैनल बदलता है वैसे नरेंद्र मोदी नीतीश जी का चैनल बदल देते हैं। नीतीश जी कुछ चाहते हैं, नरेंद्र मोदी एक बटन दबाते हैं, वो दूसरा होना शुरू हो जाता है। नीतीश जी सरकार थोड़ी चलाते हैं। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स बिहार की सरकार चलाते हैं। यह सच्चाई है। और ये जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि बिहार का चुनाव अब तक जितना हुआ है, क्या निष्कर्ष निकलता है, बिहार का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से तीन ही चीज़ें मुझे सामने दिखती हैं। अगर हम सत्ताधारी पक्ष की तरफ से बात करें, मोदी जी और जेडीयू की तरफ से, खास करके बीजेपी की तरफ से, तो एक ही मुद्दा है, जंगल राज बनाम डबल इंजन सरकार, कांग्रेस आरजेडी लड़ाई बनाम हमारा एक साथ होना। अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करूं या आरजेडी की बात करूं तो वहां से मुझे दिखता है रोजगार बनाम इंस्टाग्राम और शिक्षा बनाम फेसबुक, यानी रोजगार बनाम डाटा, आप जिसको कह सकते हैं। ये एक क्रक्स है जो चुनाव में फिलहाल मुझे मुख्य मुद्दे दिख रहे हैं। अब वोट चोरी बनाम भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा हो चुका है, ये नया मुद्दा है। खैर, लेकिन इस सब के बीच में प्रधानमंत्री के अगर आप भाषण सुने, मैं तो क्योंकि रोज सुन रहा हूं, जब भी वो जा रहे हैं मैं दोनों जितने भाषण है सारे सुन रहा हूं, मैं हैरान होता हूं कि उनका 80% से ज़्यादा का वक्त सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी की बुराई करने पर उतरता है। बाकी 20% वक्त अपने भाषण का वो देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, अब तक क्या किया है इसका जिक्र नहीं होता। हम क्या करने वाले हैं इस पर फोकस करते हैं 20% में। 80% सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की बुराई करने में उनका पूरा भाषण होता है। अब जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री अपनी लच्छेदार भाषणों के लिए, अपने जो अच्छी कला है भाषण देने की, उसके लिए जाने जाते हैं। सामने से कई बार क्या मोस्टली करारा जवाब उनको उनकी भाषा में नहीं मिलता। लेकिन एक शख्सियत है जिनका नाम है प्रियंका गांधी। वो जब से एक्टिव पॉलिटिक्स में आई हैं, मतलब फ्रंट फोरफ्रंट पे आई हैं, तब से मैं देख रहा हूं कि मोदी जी को पूरे देश की राजनीति में एक वो अकेली हैं जो मोदी जी को मोदी जी की भाषा में ही जवाब देती है। न सिर्फ जवाब देती है बल्कि ऐसा जवाब देती है कि मोदी जी के हाथ से वो मुद्दे ही छिन जाते हैं। मोदी जी दरअसल उन बातों को रिपीट करना छोड़ देते हैं। आपको कर्नाटक के चुनाव याद है? उससे पहले मोदी जी हर जगह मेरे को इतनी गालियां दी, मुझे 2.5 किलो गाली दी, मुझे इतनी गालियां दी, मुझे 200 बार दी, ये सब विक्टिम कार्ड खेलते थे। प्रियंका गांधी ने एक बार कर्नाटक में
जब पहली बार ये कहा था कि क्यों नहीं एक किताब ही छपा लेते, और नहीं, उन्होंने कहा था इससे ज़्यादा रोतड़ू प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। अगर गालियों का हिसाब हम करने लगे कि हमारे ख़ानदान को कितनी गालियाँ दी है तो हमारी कई किताबें छप जाएंगी। उसके बाद मोदी जी ने वो कार्ड खेलना बहुत कम कर दिया, बहुत कम करते हैं। उसके बाद कई चुनाव में प्रियंका गांधी ने इसी तरह से मोदी जी को जवाब दिया, करारा जवाब दिया। बिहार में भी याद है कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने क्या कहा था, मोदी जी ने फिर वो अपमान शब्द का इस्तेमाल किया कि छठी मैया का अपमान करते हैं। तो यहाँ भी प्रियंका गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि क्यों ना मोदी जी एक अपमान मंत्रालय बना ले, वो पूरा हिसाब रखेंगे। वहाँ भी उन्होंने कहा कि जितना हमारे ख़ानदान को अपमानित किया गया है उसमें तो कई कमरे भर जाएंगे, पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने अब उसके बाद थोड़ा सा मुद्दा बदला, क्योंकि वो समझ गए कि अब फिर ये जवाब मिलेगा। तो अब उनका एक पिछले कई दिनों से लगातार, जैसा मैंने कहा, 80% वक्त भाषण उनका सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बीजेपी पर रहता है। उसमें भी मुझे नहीं मालूम लोगों को क्यों इस बात का जिक्र करते थे, क्या लोग इस बात पे वोट देंगे, कि या लोगों को इससे क्या मतलब है कि कांग्रेस आरजेडी में क्या हो रहा है। वो कट्टा और कनपट्टी की भाषा तो इस्तेमाल करते ही है कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा लगाकर मुख्यमंत्री का पद ले लिया, वो तो कह ही रहे। साथ में वो कहते हैं कि देखिए आरजेडी के पोस्टर्स में कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी को जगह नहीं मिल रही और कांग्रेस के पोस्टर में आरजेडी को जगह नहीं मिल रही। ये आपको हर जगह प्रधानमंत्री कहते सुनेंगे। अब इसका जवाब, माकूल जवाब कौन दे सकता था? जी हाँ, प्रियंका गांधी। उन्होंने इसका भी बड़ा माकूल जवाब दिया है। जरा सुनिए मोदी जी का बयान और फिर उसका जवाब सुनिए। शहर में आरजेडी वालों के इतने पोस्टर लगे हैं, आपने उनमें कांग्रेस के नामदार की एक भी तस्वीर देखी क्या? दिखाई दिया क्या? अगर कहीं होगी भी तो दूरबीन से देखे बिना दिखेगी भी नहीं। अब दूसरी तरफ आप लोग कांग्रेस के नामदारों की रैलियां देखिए, उनमें कांग्रेस के नामदार आरजेडी के नेता का नाम तक नहीं लेते। ऐसी छुआछूत कि एक दूसरे का छाया भी उनको अब डर लगता है। आपने कहा प्रमोद जी कि यहाँ की सरकार दिल्ली से चल रही है, सच बात है। इनके मंच देखिए, इनके मंचों तक पे इनको नहीं बुलाते, नीतीश जी को नहीं बुलाते। और प्रधानमंत्री जी भाषण क्या देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टर पे तेजस्वी जी की फोटो छोटी लगी है, या फिर आरजेडी के पोस्टर पे राहुल जी की छोटी फोटो लगी है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं है कि पोस्टरों को देख के लोगों की फोटो नापे? देश के प्रधानमंत्री हैं, हर जगह जाके कहते हैं कि वो विपक्ष के नेता अपमान कर रहे हैं। बंगाल में अपमान किया, केरल में अपमान किया, यहां आकर बिहार में कहते हैं कि हम आपका अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्या अपमान कर रहे हैं? हम आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम आपके रोजगार की बात कर रहे हैं, हम आपकी मजबूती, आपके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और ये उनके लिए अपमान होता है। हम कहते हैं, सच्चाई बोलते हैं आपके सामने। ये जवाब प्रियंका गांधी देती है। और प्रियंका गांधी, मुझे ऐसा लगता है आजकल की, क्योंकि नई जनरेशन है, एक नया टर्म शुरू हुआ है, ट्रोलर, कि किसी को ट्रोल करते हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी को ट्रोल करने में सबसे बड़ी ट्रोलर, जो अगर पॉलिटिकल उसमें देखेंगे सर्कल में, तो प्रियंका गांधी से बड़ी ट्रोलर कोई नहीं। उसके लिए उन्हें सोशल मीडिया पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने पॉलिटिकल मंचों से मोदी जी को खूब ट्रोल करती हैं, क्योंकि वो ये भी कहती हैं कि जो शख्स काम करने की बजाय सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लगा रहता है ताकि तस्वीरें अच्छी आए, जब इस तरह की भी बातें प्रियंका गांधी मोदी जी के लिए कहती हैं। लेकिन सवाल वही है जो प्रियंका गांधी ने, चलो ट्रोल की अलग बात है, लेकिन एक सवाल तो वो सही उठाती है कि प्रधानमंत्री काम की बात क्यों नहीं करते? आप मंच पर भाषण दे रहे हो,
हज़ारों लोग आपको सुनने आते हैं, वो ये सुनने आते हैं कि आपने क्या काम किया, आप क्या करने वाले हैं, विपक्षी पार्टियों में क्या झगड़ा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे उनको क्या लेना देना। लेकिन प्रधानमंत्री ये तो बताते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, अब तक क्या किया है ये नहीं कहते। और दूसरी बात, दरअसल आज़ादी के इतने साल बाद 21वीं सदी में जब कहा था कि 21वीं सदी भारत के नाम होगी, सबने ये कहा था, तो हम उम्मीद भी यही कर रहे थे। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जिस दिन साल 2000 शुरू हो रहा था, न्यू ईयर का फंक्शन पूरी दुनिया में मन रहा था, एक सदी बदल रही थी, तो भारत में ये उम्मीद थी कि अब सारा सिस्टम बदलेगा और उस सिस्टम में हमारे पॉलिटिशियन भी बदलेंगे। तब मुझे अच्छी तरह से याद है जिस चैनल में मैं नौकरी कर रहा था, उस वक्त वहाँ उस चैनल के लाइव में मैंने भी ये कहा था, बहुत से लोग ने रिपीट की थी वो बात, खैर मैं भी उससे एग्री था कि उम्मीद करते हैं कि अब नई सदी में भारत के राजनीतिज्ञ भी भविष्य की बात करेंगे, असल मुद्दों की बात करेंगे, जो विकसित देश है वहाँ के चुनाव में सुना करते हैं। और उम्मीद थी कि 2025 तक हमारे यहाँ पर चुनाव, डेवलपमेंट, एजुकेशन, रोज़गारी, मतलब हमको आगे कैसे बढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पर होंगे, ना कि भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी, जो 20वीं शताब्दी में सुनते आए थे, उन्हीं मुद्दों से लगता था 2025 तक तो पीछा छूट जाएगा। लेकिन शर्म की बात है कि आज भी बिहार जैसे गरीब राज्य में मुद्दे क्या चल रहे हैं, चुनाव में क्या मुद्दे बनाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार, पर्सनल अटैक, परिवारवाद, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, मुफ्त राशन, यही सब मुद्दे आज भी चले आ रहे हैं। तो 21वीं सदी का 1/4 चला गया है, अभी तक तो हम आगे बढ़ते कहीं नज़र नहीं आ रहे। आगे बढ़ेंगे आने वाले वक्त में, ये भी मुझे अभी लग नहीं रहा, क्योंकि अब तो इन सब पर भारी पड़ रहे हैं जात और धर्म। जब इन सब मुद्दों में जात और धर्म का तड़का लग जाता है तो फिर उस चीज़ को निपटाने में पहले भी देश को 47 से लेके 2000 तक का सफ़र तय करना पड़ा था। यानी फिर 50-60 साल क्या ये देश इन्हीं चीज़ों से उभरने की कोशिश करता रहेगा। फिर हमारे चैनलों में सरकार बदलने के बाद वही मैसेज दोबारा शुरू करने पड़ेंगे, जहाँ लिखा जाएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। नमस्कार।